Hello everyone, welcome to Prince Civil Services YouTube channel, a visionary program of Prince EduHub Speaker. We are changing the way students prepare. तो हमने स्टार्ट किया है कॉलेज प्रोग्राम्स के साथ ही स्टूडेंट्स को यूपीएससी सिविल सर्विसेज और स्टेट सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करवाना, उनकी तैयारी करवाना, सो दैट कॉलेज कंप्लीट होते होते वो साथ साथ में इसकी प्रिपरेशन भी कंप्लीट हो जाए और वो अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एग्जाम क्लियर कर ले। ऑलराइट, चलिए तो आज का सेशन हम शुरू करते हैं। जैसे कि आपको पता है हम एनवायरमेंटल साइंस कर रहे हैं, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, एंड दिस इज फॉर जनरल स्टडीज। इट वुड बी हेल्पफुल फॉर योर यूपीएससी एंड स्टेट सिविल सर्विसेज। इट वुड बी टेकन बाय मी, धीरज राजप्रीत। सो हम कंटिन्यू करेंगे पहले वाली क्लास से ही। एक बार छोटा सा ओवरव्यू देख लेते हैं, जैसे कि हम कर रहे थे सेगमेंट्स ऑफ एनवायरमेंट। इन द सेगमेंट्स ऑफ एनवायरमेंट वी हैव डिस्कस्ड एटमॉस्फेयर, hydrosphere. So today we are going to discuss lithosphere and biosphere. All right. तो एटमॉस्फेयर हाइड्रोस्फीयर हम कर चुके हैं, शॉर्ट इंट्रोडक्शन इसका भी ले लेते हैं। देखिए, एटमॉस्फेयर इज रिलेटेड टू एयर, ऑलराइट, द एयर अराउंड अस। हाइड्रोस्फीयर रिलेटेड टू ऑल द वाटर on earth, present on earth, even on the surface, underground, in the atmosphere. Lithosphere is related to earth. All right, so let's see, have a quick revision. ऑलराइट, एक जल्दी से क्विक रिवीजन कर लेते हैं। एटमॉस्फेयर के बारे में हमने पढ़ा था कि ये क्या, एक ब्लैंकेट ऑफ गैसेस है। गैसेस का एक ब्लैंकेट है जो अर्थ के अराउंड है। ऑलराइट, ये हमें प्रोटेक्ट भी कर रहा है, प्लस काफ़ी चीज़ों में प्रोटेक्ट करता है। यहाँ पे जो आपकी ओजोन लेयर है, ओजोन लेयर प्रोटेक्ट करती है हमें यूवी रेज से। राइट, एंड ऑल्सो ये एटमॉस्फेयर की वजह से ही यहाँ पे लाइफ पॉसिबल है, वरना हमारा जो प्लानट है या तो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है या बहुत ज़्यादा गर्म होता। ऑलराइट, अलॉन्ग विद दैट ये जो ब्लैंकेट है ये इनसेपरेबल है ग्रेविटी की वजह से, हमेशा ही रहता है, जाता कहीं नहीं है। ऑलराइट, इसी ग्रेविटी की वजह से यहाँ पे हमें एक फिनोमिना देखने को मिलता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसे हम हिंदी में कहते हैं वायु दाब। ऑलराइट, ये एटमॉस्फेयर की वजह से ही ये फिनोमिना हमें देखने को मिलता है। ऑलराइट, वहीं हम इसका रोल देखें तो इसके रोल में हमने देखा था कि इट सप्लाइज लाइफ गिविंग गैसेस लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑलराइट, कार्बन डाइऑक्साइड, ये लाइफ गिविंग गैसेस है। सोलर एंट्री जो है हमारी, यहाँ पे सोलर रेडिएशंस की जो एंट्री है उसको ये फिल्टर करता है। ऑलराइट, जैसे कि यूवी रेज है तो यूवी रेज को ये पूरी तरह से आने नहीं देता, ये उसे फिल्टर कर लेता है। ए और बी आने देता है। सी टाइप जो यूवी रेज है जो बहुत ही हार्मफुल है और जिससे कैंसर होता है, वो यहाँ पे नहीं आ पाते क्योंकि उसे वहीं पे एब्जॉर्ब कर लेती है ओजोन लेयर। वही हमने देखा था एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट्स जो हैं जैसे कि मीटियोर्स वगैरह, ये भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं एटमॉस्फेयर में ही बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन विद द एयर। देन वी सॉ वेदर, वेदर यानी मौसम। ये वेदर फिनोमिना सिर्फ और सिर्फ क्यों यहाँ पे हम देख पा रहे हैं या फिर महसूस कर पाते हैं, ये सब इसीलिए पॉसिबल है बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेयर। ऑलराइट, क्लाउड फॉर्मेशन, प्रेसिपिटेशन, ह्यूमिडिटी, ये सब किसकी वजह से पॉसिबल है? एटमॉस्फेयर की वजह से। देन वी सॉ द कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। कॉम्पोजिशन में हमने देखा था कि हाईएस्ट जो परसेंटेज है किसी गैस का, अगर हम एक सैंपल लें तो सबसे ज्यादा होगा नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन, देन आर्गन, देन कार्बन डाइऑक्साइड। दिस वाज अ यूनिक थिंग आई टोल्ड यू। जनरली यहाँ पे मिस्टेक नहीं करनी है। आर्गन पहले आता है, आर्गन का है 0.9% और जबकि कार्बन डाइऑक्साइड का है 0.03, अप्रोक्सीमेटली 30 टाइम्स मोर है, ज्यादा है आर्गन। ऑलराइट, और वहीं फिर बाद में नियॉन, हीलियम, मीथेन एंड क्रिप्टन। This was the composition of the atmosphere. Then we saw the structure of atmosphere. Structure of atmosphere में हमने इसकी काफी सारी layers वगैरह देखी थी। Troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere and exosphere। जो ionosphere देखा था वो ionosphere हमारा इसी thermosphere का पार्ट था। ठीक है, ये रिकॉल हो गया। अब जल्दी से हम हाइड्रोस्फीयर भी देख लेते हैं, एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ये भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। हाइड्रोस्फीयर का मतलब क्या है? जो टोटल अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल ऑन अर्थ इन एवरी फॉर्म, भले वो वाटर यानी लिक्विड फॉर्म में हो या फिर सॉलिड फॉर्म में यानी आइस के फॉर्म में हो या फिर वो वाटर वेपर के फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्मेट में हो, उस सारे फॉर्मेट्स को ऐड करेंगे। जो टोटल वाटर है अर्थ पे अवेलेबल अंडरग्राउंड, ऑन द सरफेस, इन द एटमॉस्फेयर, दिस collectively is known as hydrosphere. All right, then we saw that हमने कंपेयर किया था सरफेस और सरफेस ऑफ द अर्थ। नाउ 71% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर, ये पानी से कवर्ड है, और बाकी जो 29% है दैट इज लैंड एरिया, जो हमारे कॉन्टिनेंट्स है, ये हमारे कॉन्टिनेंट है। ऑलराइट, और मैक्सिमम एरिया किसका है? वाटर एरिया, वाटर बॉडीज, दैट्स व्हाई ओशंस, तो ओशन का जो एरिया, सरफेस एरिया, दैट इज मोर देन दी कॉन्टिनेंटल और दी टेरेस्ट्रियल एरिया। ऑलराइट, देन वी सॉ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। वाई वी टॉक अबाउट क्राइसिस, इतना सारा पानी अगर हमें देखने को मिल रहा है सरफेस पे, तो क्यों उसे यूज नहीं कर पाते? नहीं, हम यूज नहीं कर पाते बिकॉज 97.5% ऑफ द वाटर इज
इन दी ओशन एंड दैट इज सॉल्टी वाटर, हार्ड वाटर, इट कैन नॉट बी यूटिलाइज। वो खारा पानी है, तो खारा पानी होने के कारण वो हमें कहीं पे भी हम उसे यूज नहीं कर पाते, घरों में भी फैक्ट्रीज में भी। सिर्फ 2.5% जो है वो फ्रेश वाटर है। ये फ्रेश वाटर को अगर हम ये 2.5 को अगर हम 100% मान लें, राइट, 100% यानी कि ये 2.5 का अगर देखें तो इसी 100% में से 79% जो फ्रेश वाटर है ये हमारा किस फॉर्म में है, आइस केप्स एंड ग्लेशियर्स, उसे भी हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो बर्फ के फॉर्म में है। और ग्राउंड वाटर है 20%। नाउ दिस वी आर यूजिंग, ये हम यूज करते हैं, पूरी तरह से यूज नहीं कर सकते ग्राउंड वाटर, बट स्टिल हम यूज कर रहे हैं। इंडिया में ग्राउंड वाटर एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज्यादा होता है, इसी वजह से नीति आयोग की रिपोर्ट भी आई थी कि हमारे यहाँ पे वाटर क्राइसिस बहुत ज्यादा होने वाला है। बैंगलोर और कई सारी बड़ी बड़ी सिटीज अभी फेस भी कर रही है वाटर क्राइसिस, ऑलराइट। एंड ग्राउंड वाटर बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट भी नहीं करना चाहिए, बिकॉज ये फिर अपनी हाइड्रोलॉजिकल साइकिल जो है उसे डिस्टर्ब कर देगा, ऑलराइट। फिर हमने देखा था कि बाकी सारे फॉर्मेट्स जो है ना, सॉइल में भी है और वगैरह वगैरह में, ये सब क्या है, इसके सिर्फ 1%, यानी इस फ्रेश वाटर 2.5% का भी 1%, ऑलराइट, जो अवेलेबल है, हम जो यूज कर सकते हैं, ऑलराइट। चलिए, यहां तक हमने देख लिया था। वाटर साइकिल हमने डिस्कस किया था कि वाटर साइकिल क्या है, एक साइकिल यानी एक क्लोज सिस्टम है जहां पे वाटर रिवॉल्व करता है किसी फॉर्मेट में, यानी यहाँ पे वाटर के फॉर्मेट में है, ये फिर बाद में इवोपरेट होगा और ऊपर जाके क्लाउड्स बनाएगा, क्लाउड्स कंडेंस होंगे, वो प्रेसिपिटेट करेंगे या तो स्नो या फिर वाटर के फॉर्मेट में, फिर वही वापस ग्राउंड में आएगा, फिर वापस वो इवोपरेशन होगा और ये साइकिल चलती रहती है। यहाँ पे आपके हमने प्लांट्स की भी बात करी थी, ट्रांसपिरेशन की, कि प्लांट से ट्रांसपिरेशन होता है, यहाँ से भी वाटर वेपर मिलती है एटमॉस्फेयर को, और बाकी इवोपरेशन से मिलती है। इसके लिए हमने दो टर्म्स भी पढ़ी थी, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन इज कि डायरेक्ट सॉलिड से सीधा गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाना, लिक्विड स्टेट को स्किप कर देना, सॉलिड से सीधा गैसियस स्टेट, ऑलराइट। इसको हमने हिंदी में देखा था, उर्ध्वपातन भी है, राइट, इसका मतलब, ऑलराइट। देन इवेपोट्रांसपिरेशन हमने देखा था। इवेपोट्रांसपिरेशन एक्चुअली इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन दोनों को मिक्स कर दिया, दो फिनोमिना को मिक्स किया है। देखिए हिंदी के अंदर तो साफ साफ दो लिखा है, वाष्पन उत्सर्जन, ठीक है। और ये इवेपोट्रांसपिरेशन, इवेपोरेशन तो जो ग्राउंड में वाटर है या फिर जहां पे भी है, ये जब इसको हीट मिलती है, ऑलराइट, हीट एनर्जी मिलती है, तो ये क्या करता है, ये कन्वर्ट हो जाते हैं वाटर वेपर में, राइट, लिक्विड से वाटर वेपर में। यहाँ पे आइस कभी कभार सीधा सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, वो है सब्लिमेशन, राइट, ठीक है। ट्रांसपिरेशन देखा था हमने, ट्रांसपिरेशन होता है लिविंग बीइंग्स में, खास करके ये ट्रांसपिरेशन वर्ड यूज किया जाता है प्लांट्स के लिए। जो प्लांट्स में लीव्स में एक छोटे छोटे होल्स होते हैं, स्टोमेटा कहते हैं उसे, और उस स्टोमेटा से आपके वाटर ये रिलीज करता है एटमॉस्फेयर में इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, ठीक है। तो ये इसे कहा गया है ट्रांसपिरेशन। इस फॉर्म में भी ये पानी एटमॉस्फेयर को मिल रहा है, इसलिए हमने इसको इंक्लूड किया वाटर साइकिल में, ठीक है। और फिर ये वापस कंडेंस होकर वापस इसी साइकिल में आता है और ये साइकिल चलती रहती है। और ये सिस्टम कैसा है, क्लोज सिस्टम है, यानी कि बाहर से वाटर इसमें नहीं आ रहा है और ना ही यहाँ से बाहर जा रहा है। या बाहर का मतलब यह है स्पेस या एटमॉस्फेयर से बाहर, ठीक है। वैसे भी ये सारा का सारा फिनोमिना जो है ये लगभग या तो ट्रोपोस्फियर में और स्ट्रेटोस्फियर में थोड़ा सा, टोटली ट्रोपोस्फियर में ही चलता है मैक्सिमम। चलिए, यहां तक हमने कर लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे लिथोस्फीयर से, हमारी जो नेक्स्ट लेयर है या नेक्स्ट सेगमेंट है एटमॉस्फेयर का, उसे देखेंगे हम, ऑलराइट। एनवायरनमेंट का नेक्स्ट सेगमेंट है हमारा लिथोस्फीयर। एटमॉस्फेयर कंप्लीट, हाइड्रोस्फीयर कंप्लीट, नाउ लिथोस्फीयर और फिर बायोस्फीयर। चलिए लिथोस्फीयर को डिस्कस कर लेते हैं। लिथोस्फीयर, वैसे लिथोस, ये जो वर्ड बना है लिथोस्फीयर, ये बना है लीथोस से, लैटिन वर्ड है लीथोस, इसका मतलब है रॉक्स, यानी ये वो स्फीयर है जो रॉक से बना है, ठीक है। और वैसे लिथोस्फीयर लिटरली हम बात करें तो लिथोस्फीयर में ये लेयर्स आती है आपके स्टार्ट, सबसे ऊपर की हम एक बार देख लेते हैं कि अर्थ को कैसे हमने सेगमेंट्स में डिवाइड किया है, लेयर्स में डिवाइड किया है। जो सबसे ऊपर वाली लेयर है उसका नाम है क्रस्ट, उसके नीचे वाली नाम है, उसका नाम है मेंटल, और सबसे नीचे है कोर, ठीक है। क्रस्ट जिसे हिंदी में हम कहते हैं भू परपट्टी, और वहीं मेंटल, मेंटल को हम कहते हैं आवरण। क्रस्ट अपर मोस्ट लेयर है, सबसे थिनेस्ट लेयर भी क्रस्ट ही होती है। क्रस्ट यानी कि जो ऊपर लेयर है 50 किलोमीटर तक होती है इसकी लेयर लगभग। और क्रस्ट पे भी डिपेंड करता है कि जो लेयर लैंड एरिया पे है वो क्रस्ट तो फिर भी मोटी होती है, जो ओशियंस के अंदर क्रस्ट होती है वो काफी पतली होती है, ओशियंस यानी समुद्र के नीचे जो क्रस्ट होती है, ठीक है। क्रस्ट के बाद आता है मेंटल, ठीक है। मेंटल्स को भी अलग अलग लेयर्स में डिवाइड कर रखा है। अब जो हम लिथोस्फीयर की बात कर रहे हैं, टेक्निकली हम बात कर रहे हैं क्रस्ट और अपर मेंटल की। तो ये क्रस्ट है ऊपर का लेयर, ये दिख रहा है क्रस्ट, और इसकी जो अपर लेयर है ये वाली,
ये दोनों इंक्लूड करके बनती है लिथोस्फीयर। आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। क्रस्ट एंड अपर मोस्ट सॉलिड मेंटल इज नोन एज लिथोस्फीयर। ऑलराइट, तो लिथोस्फीयर के जस्ट नीचे मेंटल का दूसरी लेयर स्टार्ट हो जाती है जो कि है एस्थेनोस्फीयर। ये एस्थेनोस्फीयर हमारा सोर्स है मैग्मा का, सोर्स फॉर मैग्मा। यही मैग्मा जब जमीन पे आ जाता है तो इसे कहते हैं लावा। राइट, यही मैग्मा जब जमीन के अंदर होता है, लेयर यहाँ एस्थेनोस्फीयर में होता है, तब तो इसे कहते हैं मैग्मा। मोल्टन रॉक्स होते हैं ये, और यही अगर सरफेस पे आ जाता है तो इसी को हम कहते हैं लावा। राइट, चलिए एस्थेनोस्फीयर है। एस्थेनोस्फीयर कैसा है? मोल्टन फॉर्म में है, तो लिक्विड फॉर्म में है, काफी विस्कस है, प्लस थोड़ा सा सॉफ्ट लेयर है। तो जो लिथोस्फीयर है वो एक्चुअली इस एस्थेनोस्फीयर पे फ्लोट कर रही है, तैर रही है। ठीक है, ये तैर रही है। तो ये हमें एक आइडिया लग गया कि लिथोस्फीयर क्या है। लिथोस्फीयर इज द अपर मोस्ट लेयर, है ना। इट कंसिस्ट ऑफ क्रस्ट एंड द अपर मोस्ट सॉलिड मेंटल। ठीक है, चलिए ये तो हो गया। अब अगर हम बात करें कि इसके टाइप्स के बारे में, तो इसको दो में हम डिवाइड कर सकते हैं। जैसे क्रस्ट को डिवाइड किया था वैसे वैसे इसको भी दो में डिवाइड कर सकते हैं। एक होगा ओशियनिक लिथोस्फीयर, दूसरा कॉन्टिनेंटल लिथोस्फीयर। ऑलराइट, यानी ओशियनिक यानी कि महासागरीय स्थल मंडल, और कॉन्टिनेंटल यानी कि महाद्वीपीय स्थल मंडल। स्थल मंडल यानी कि लिथोस्फीयर। ऑलराइट, नाउ इन दोनों को हमने दो में डिवाइड तो कर लिया। अब एक चीज आप फैक्ट बेसिस पे ये नोट कर सकते हैं कि ओशियनिक जो लिथोस्फीयर है ये थोड़ा थिन होता है, थिनर कंपेयर टू कॉन्टिनेंटल लिथोस्फीयर। ठीक है, इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा थिन होता है, पतला होता है। ये क्रस्ट की वजह से भी, क्रस्ट भी ऐसा ही है। क्रस्ट ओशियनिक क्रस्ट है, थोड़ी सी पतली होती है, और वहीं पे आपके जो टेरेस्ट्रियल या कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो थोड़ी सी थिक होती है उससे कंपैरिजन में। ऑलराइट, एंड लिथोस्फीयर जो क्या है वो फ्लोट कर रहा है एस्थेनोस्फीयर पे। ऑलराइट, नाउ अगर हम बात करें इसकी एक एक्टिविटी की या फिर इसकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक की, तो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेक्टोनिक एक्टिविटी। नाउ व्हाट इज टेक्टोनिक? ये वर्ड टेक्टोनिक जो है इसका मतलब होता है रिलेटेड टू सरफेस ऑफ अर्थ, यानी अर्थ की जो सरफेस है ना, परत है या सरफेस है, उससे रिलेटेड होता है। तो टेक्टोनिक एक्टिविटी का मतलब क्या हो गया कि अर्थ की सरफेस की एक्टिविटी। ना अर्थ की सरफेस की अगर बात करें हम, तो इसकी सरफेस को डिवाइड किया गया है कई सारी प्लेट टेक्टोनिक्स में या प्लेट्स में। हम कहते हैं प्लेट्स में, इसकी सरफेस को कई सारी प्लेट्स में डिवाइड कर रखा है। जैसे आप देख सकते हो यूरेशियन प्लेट, अरेबियन प्लेट, इंडियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, ये सारी प्लेट्स बना रखी है। आप ये नोटिस करोगे कि ये प्लेट्स ओशन के अंदर भी है, बिकॉज ओशनिक लिथोस्फीयर को भी इंक्लूड किया है इसके अंदर। राइट, क्योंकि नीचे भी तो लेयर है, पानी है ऊपर, बट नीचे एक सॉलिड लेयर है। ऑलराइट, तो ये सारे के सारे क्या हो गए इसकी प्लेट। अब इनकी जो एक्टिविटी होती है उसे कहते हैं प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटी। नाउ दिस लिथोस्फीयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दी प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटी, और दिस प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटी हैपेंस इन दी लिथोस्फीयर। ठीक है, वहीं पे होता है। अब प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटी को समझने के लिए एक छोटा सा मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये तीन तरह से मूवमेंट कर सकती है। प्लेट अगर आपस में, ये देख रहे हैं आप, इसकी बाउंड्री है। अब ये प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट बाउंड्री शेयर कर रही है अफ्रीकन प्लेट के साथ में, वहीं कैरेबियन प्लेट के साथ, नास्का प्लेट के साथ में, ये सब अपने अलग अलग दूसरे प्लेट्स के साथ में बाउंड्री शेयर करते हैं। तो जब बाउंड्री है वहां बाउंड्री पे मूवमेंट जरूर होगा। तीन तरह का मूवमेंट हो सकता है। ऑलराइट, तीन तरह की यहाँ पे आपकी बाउंड्रीज मिल सकती है, प्लेट बाउंड्रीज। तो हमने डिवाइड किया है इसे डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट और ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्रीज में। देखिए डाइवर्जेंट के अंदर क्या होगा, जो प्लेट्स हैं ये एक दूसरे से अलग दूर जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर देखिए यहाँ पे, अगर ये प्लेट्स एक दूसरे से दूर जा रही है तो ये यहाँ पे कौन सी बाउंड्री होगी? डाइवर्जेंट बाउंड्री, यानी एक दूसरे से दूर जा रही है। ऑलराइट, यहाँ बनते हैं जनरली आपके फॉल्ट माउंटेन्स, या फिर फॉल्ट या फिर वैसे फीचर्स बनते हैं जहाँ पे ये एक दूसरे से अलग हो रहे हैं। वहीं पे कन्वर्जेंट बाउंड्री के अंदर एक्चुअली दो प्लेट्स एक दूसरे के पास आ रही होती है। ऑलराइट, एक दूसरे के साथ, एक दूसरे पे प्रेशर अप्लाई कर रही होती है। अगर समझ लीजिए कि ये प्लेट इस साइड आ रही है और ये प्लेट भी इसी साइड आ रही है, दोनों एक ही साइड, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं एक दूसरे के, तो यहाँ पे कौन सी बाउंड्री होगी? कन्वर्जेंट बाउंड्रीज। ऑलराइट, यहाँ बनते हैं हमारे फोल्ड माउंटेन्स या उस तरह के फीचर्स। और लास्ट है आपके ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। देखिए ट्रांसफॉर्म बाउंड्री एक्चुअली एक दूसरे पे ना तो प्रेशर डालती है, ना ही एक दूसरे से दूर जाती है। वो एक्चुअली आपके प्लेन पे ही एक एक्ट करती है, उनका फोर्स होता है, एक ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, वहीं पे दूसरी ट्रांसफॉर्म डायरेक्शन पे होती है। ट्रांसफॉर्म डायरेक्शन यानी कि दोनों जो प्लेट्स हैं, ऑलराइट, ये प्लेट्स एक्चुअली इस तरह से मूव कर रहे हैं।
ठीक है, हमने देखा डाइवर्जेंट में ये दूर जा रहे हैं, कन्वर्जेंट में ये पास आ रहे हैं, बट यहाँ ट्रांसफॉर्म में ये एक्चुअली इस तरह से एक्ट करते हैं, ठीक है, इस तरह से। ऑलराइट, ये प्लेट बाउंड्रीज भी हो सकती है, यहाँ से ये 3 तरह से ये एक्टिविटी कर सकते हैं प्लेट्स। ऑलराइट, इसी से हमारे लैंड फॉर्म्स बनते हैं अलग अलग, कहीं पे माउंटेन फॉर्म बन रहे हैं, कहीं वैलीज बन रही है, कहीं ट्रेंचेस, कहीं पे रिजेस। ये सब फॉर्म हमारे इसी प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटीज के बनते हैं, वजह से बनते हैं। और ये सब कहाँ पे हो रहा है? लिथोस्फीयर में हो रहा है। ऑलराइट, लिथोस्फीयर क्योंकि ऊपर की सॉलिड पार्ट है, एस्टेनोस्फीयर तो नीचे क्या है? मॉल्टन मैग्मा। और ये मॉल्टन मैग्मा कभी कभी वॉल्केनो के फॉर्म में बाहर भी आ जाता है, और इसी की वजह से वॉल्केनिक माउंटेन्स बनते हैं, वॉल्केनिक लैंड फॉर्म्स बनते हैं। चलिए, अब ये लिथोस्फीयर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एनवायरनमेंट में, बिकॉज ये प्रोवाइड करता है बेस, ऑलराइट, या बेस सरफेस। ये बेस दोनों के लिए है, प्लांट्स के लिए भी है और एनिमल्स के लिए भी है। प्लांट्स एनिमल्स दोनों के लिए एक बेस प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब ये बेस से हमें बहुत कुछ मिलता है। प्लांट्स को यहाँ पे एक बेस मिलता है जहाँ पे ये ग्रो कर सकते हैं, ऑयल, मिनरल्स, ये अवेलेबल हो जाता है प्लांट्स के लिए। प्लस हमारे लिए तो एक बेस रहता ही रहता है कि हम उस पर जो स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं हमारे। प्लस प्लांट्स के थ्रू ही तो एनर्जी सारी आगे जा रही है ना। एनवायरनमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है कि एनर्जी जो आ रही है वो एनर्जी कहीं ना कहीं लिविंग फॉर्म को एनर्जी चाहिए होती है एक्टिविटीज करने के लिए या सस्टेन करने के लिए अपने आप को। और ये एनर्जी कहाँ से आती है? जनरली ये एनर्जी एक बार अगर ऑटोट्रॉप्स अपनी एक खुद जो अपना खुद नरिशमेंट कर लेते हैं, खुद अपना फूड बना लेते हैं, जैसे कि प्लांट्स है ना, फोटोसिंथेसिस के थ्रू। तो यहाँ पे प्लांट्स ग्रो करते हैं, एक एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, यही एनर्जी आगे फॉर्म अलग हर्बीवरस फिर कार्निवरस इस तरह से एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो रही है ना, ट्रांसफर हो रही है। तो ये मेनली लिथोस्फीयर इज द रीजन फॉर दैट। अगर लिथोस्फीयर नहीं होता तो फिर हमारे पास प्लांट्स नहीं होते, प्लांट्स नहीं होते तो लाइफ सस्टेन करना मुश्किल था। ऑलराइट, ये क्या प्रोवाइड कर रहा है? बेस प्रोवाइड कर रहा है। देन नाउ लेट्स कम टू द मोस्ट important part, now the most important sphere, that is biosphere. as we know that bio word जो है, ये bio जो term है, bio का मतलब क्या होता है? मैं कई बार बता चुका हूं आपको, bio का मतलब होता है लाइफ। तो बायोस्फीयर मीन्स वेयर लाइफ इज पॉसिबल, ऑलराइट। तो हिंदी में वैसे इसे कहते हैं जीव मंडल, ऑलराइट, जीव मंडल। नाउ बायोस्फीयर इज दैट पार्ट ऑफ द अर्थ वेयर लाइफ इज पॉसिबल और लाइफ एग्जिस्ट। जहां पे भी लाइफ एग्जिस्ट करती है उसी को हम बायोस्फीयर कहते हैं। अगर हम इसे डायग्राम फॉर्म में देखें तो देखिए, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, इन तीनों का एक कॉमन एरिया है जिसे हम बायोस्फीयर कह रहे हैं। बट बायोस्फीयर तभी जहां पे लाइफ पॉसिबल हो, right? If life is possible there, then it is termed as biosphere. Alright? Now, to be sure, एग्जाम में एक चीज बहुत ध्यान रखनी है, ये एक बहुत ही नैरो लेयर है जो अर्थ के सरफेस के अराउंड एक बहुत ही नैरो लेयर, मतलब कि इसकी बहुत ज़्यादा तक ऊंचाई नहीं है। अगर आप बहुत हाइट पे जाओगे तो वहाँ पे आपको ऑर्गेनिजम्स या लिविंग फॉर्म्स मिलना बहुत मुश्किल है। तो एक बहुत ही, यानी कि पूरा पूरा एक नैरो लेयर है जो सरफेस के अराउंड है, वहाँ पे मिल रहे हैं। सरफेस के नज़दीक प्लांट्स मिलेंगे आपको, एनिमल्स मिलेंगे, डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स मिलेगी। जैसे जैसे आप हाइट पे इंक्रीज करोगे लाइफ फॉर्म्स कम होने लग जाएगी, ठीक है। एक पॉइंट पे आने के बाद उसके आगे लाइफ ही नहीं होगी कोई किसी भी फॉर्म में। वहीं पे हम देखें तो सरफेस के नीचे भी, अंडर बीनीथ, सरफेस के नीचे भी सॉइल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बहुत कुछ होते हैं। ओशियंस में भी कई सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं। बट जैसे जैसे आप और डेप्थ में जाओगे, ट्रेंचेस में जाओगे, बहुत डीप ट्रेंचेस में जाओगे, वहां देखोगे तो वहां पे लाइफ पॉसिबल नहीं होती, तो वो बायोस्फीयर का पार्ट नहीं है। ऑलराइट, रिमेंबर दिस इज अ वेरी नैरो लेयर अराउंड द सरफेस ऑफ द अर्थ। नाउ विल सी it is absent, that is biosphere is absent at the extremes of north and south poles। नॉर्थ और साउथ पोल के एक्सट्रीम में जो हमारे अर्थ है, अर्थ के नॉर्थ पोल और साउथ पोल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वेदर कंडीशंस कैसी है? बहुत ही एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे बहुत ही एक्सट्रीम कोल्ड वेदर पाया जाता है और वहाँ पे पॉसिबल नहीं है लाइफ फॉर्म किसी भी फॉर्मेट में। बहुत कम हमें फंगस या इस फॉर्म में कभी मिलती है, और वो हम फंगस और वो मिलती है उसे हम बायोस्फीयर का पार्ट मानेंगे। बट जहाँ पे लाइफ ही नहीं एग्जिस्ट करती, वो बहुत ही एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस हो, वो बायोस्फीयर का पार्ट नहीं है। प्लस हाईएस्ट ऑफ माउंटेन्स एट अ वेरी हाइट, एट द पीक, वहां पे भी लाइफ पॉसिबल नहीं है। वो परमाफ्रॉस्ट होता है हमेशा, इट इज कवर्ड विद आइस एंड लाइफ इज नॉट पॉसिबल देयर इन दैट एक्सट्रीम कंडीशंस। एंड ऑल्सो द डीपेस्ट ओशंस, यानी ट्रेंचेस में, बहुत ही डेप्थ में, वहां पे भी लाइफ अगर पॉसिबल नहीं है, बिकॉज देयर लाइट इज नॉट देयर, फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता, फोटोजेनिक एक्टिविटीज नहीं हो सकती उसमें, तो वहां पे भी लाइफ कई जगह पॉसिबल नहीं है। तो ये वाले पार्ट्स जो है ना,
ये हम एक्सक्लूड करते हैं। These are excluded areas from the biosphere, so these are not included in the biosphere। ठीक है, बायोस्फीयर का मतलब सिर्फ यही है कि जहां पे लाइफ पॉसिबल है, जहां पे लाइफ पॉसिबल है और जहां पे लाइफ प्रेजेंट है, एग्जिस्ट करती है। पॉसिबल भी नहीं, हम कहेंगे एग्जिस्ट करती है, बिकॉज पॉसिबिलिटी तो हो सकती है कि वहां पे भी अगर पानी पिघल जाएगा तो लाइफ वुड बी पॉसिबल। वी आर नॉट गोइंग विद द पॉसिबिलिटी, वी वुड से वेयर लाइफ एग्जिस्ट, दैट इज नोन एज बायोस्फीयर। ऑलराइट, एंड इट इज अ कॉमन एरिया। हम देख सकते हैं कि इट्स अ कॉमन एरिया, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर का एक कॉमन एरिया है बीच का, बायोस्फीयर। ऑलराइट, हियर आई विल एंड द सेशन एंड आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, है ना, लाइक जरूर करना और इसे शेयर भी करना। एंड अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज 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 सब्सक्राइब द चैनल, सो दैट हम आने वाले जितने भी वीडियोस लेके आएंगे आप लोग उसे देख सकें। ऑलराइट, और उस पर आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपके कोई सवाल हो इस वीडियो से रिलेटेड, प्लीज कमेंट इन दिस कमेंट सेक्शन एंड आई विल ट्राई टू आंसर ऑल दी क्वेरीज। एंड ऑल्सो नेक्स्ट सेगमेंट हम स्टार्ट करने वाले हैं वापस अभी एनवायरमेंट में ही। एनवायरमेंट में हम स्टार्ट करेंगे अब इंडिविजुअल्स और ऐसे हम लेयर्स वगैरह देखेंगे, है ना, इकोसिस्टम को पढ़ेंगे और बहुत सारे आगे इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाले हैं एनवायरमेंट से रिलेटेड। सो डोंट फॉरगेट टू हिट दी बेल आइकन पे हिट कर लेना, सो दैट आने वाले जितने भी वीडियोस होंगे वो आपको दिख जाएंगे, उसका एडवांस में आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ऑलराइट, सो एट दिस नोट आई विल एंड माय सेशन, आई एंड माय वीडियो हियर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।